हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम जब भी कोई वीडियो डालने वाले होते हैं तो सबसे पहले कम्युनिटी टैब में जाके आपसे पूछ लेते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हैं कि नहीं, या पसंद करते हैं कि नहीं इस टॉपिक पे वीडियो। तो वहाँ से जब आप लोग बोलते हैं हाँ सर वीडियो डालिए, तब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो गाइज मैं आप सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी को अपना एक परिवार मानते हैं, एक यूट्यूब वाला परिवार मानते हैं। इसलिए आप लोगों से हम एक बार सजेशन जरूर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज चलिए आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके मेन टॉपिक पर प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें जो लिखी हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बनता है, अभी नहीं, जब वीडियो एंड हो जाएगा लाइक, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, अन्यथा मत लाइक करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या संविदा कर्मी को 1 साल बाद एनएचएम नौकरी से बाहर कर देगी? उसके बाद क्या संविदा कर्मी परमानेंट नहीं होंगे? क्या 30, 40, 45 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा? वेटिंग लिस्ट कितना होगा? एनएचएम संविदा कर्मी से ज़्यादा काम लेती है? इन सभी का प्रश्न का जवाब हम देने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न ये है, क्या संविदा कर्मी को 1 साल बाद एनएचएम नौकरी से बाहर कर देती है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपका 1 साल आपने जॉब कर रखा है, संविदा पे 1 साल हो गए हैं, तो आपको ये एनएचएम क्या करती है, फिर से रिन्यू कर देती है, ठीक है। रिन्यू करने के बाद शायद जहाँ तक हमें पता है कि कुछ परसेंटेज आपकी सैलरीज भी इंक्रीज हो जाती है, सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। तो आपको नहीं निकाला जाएगा, आप कंटिन्यू जॉब पे रहेंगे। उसके बाद क्या संविदा कर्मी परमानेंट नहीं होंगे? देखिए जो अभी करंट में चल रहा है, भविष्य में गवर्नमेंट चेंज होती है, फिर वो क्या रूल लाती है उसका तो पता नहीं, लेकिन अभी जो करंट की मैं बात कर रहा हूँ, संविदा कर्मी को परमानेंट नहीं किया जाता है, इसके लिए अलग से वैकेंसी आती है। तो हाँ, एक फ़ायदा ये रहता है कि जैसे आप संविदा पे जॉब किए हैं, जब भी परमानेंट की वैकेंसी आपको आई ना, जब भी परमानेंट की वैकेंसी आई तो वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट दिया जाता है। जैसे कि 1 साल आप अभी यूपी ट्रिपल एससी हाल ही में एग्ज़ाम लिया था, एनएम का वैकेंसी निकाली थी ना, 9212 के आसपास पोस्ट आया था। तो वहाँ पे इन्होंने फ्रेशर वालों और संविदा वालों दोनों के लिए वैकेंसी निकाला था। तो वहाँ पे जो संविदा कर्मी थे उनको 1 साल में 3 नंबर का बेनिफिट दिया जा रहा था, ठीक है। इसी प्रकार आपको भी बेनिफिट दिया जाएगा, जो अभी करंट का रूल चल रहा है, जो गवर्नमेंट अभी रूल लगाई है, ठीक है। उसके बाद मेन मुद्दा होता है 30, 40, 45 नंबर वालों का भी होगा सिलेक्शन। देखिए हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है और लगभग सभी के मन में यही प्रश्न चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। अभी इस पॉइंट पे बात करने से पहले मैं वेटिंग लिस्ट पे आऊँगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए गाइज, जब आपकी 2018 में वैकेंसी निकल के आई थी, 2018 में वैकेंसी निकल के आई थी, क्लियर। और ये वैकेंसी आपकी एनएचएम निकाली थी। उस समय ठेका दे रखा था एग्ज़ाम करवाने का सैम्स से, ठीक है, सैम्स। तो ये 2018 में जो वैकेंसी निकल के आई थी, इसमें से एनएम, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी। तो इन्होंने क्या काम किया था, पहले स्टाफ नर्स और एनएम का एग्ज़ाम करवा लिया गया था। जनवरी में स्टाफ नर्स और एनएम का एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है, जनवरी के महीने में एनएम और स्टाफ नर्स का लगभग 7112 वैकेंसी एनएम की थी और 2200 के आसपास स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, ठीक है। जब जनवरी में इन्होंने जनवरी 2019 में एग्ज़ाम करवाया, ठीक है, तो इन्होंने रिजल्ट दिया मार्च के महीने में। मार्च के महीने में इन्होंने रिजल्ट दे दिया, ठीक है, एनएम वालों का मार्च के महीने में रिजल्ट आ गया। मार्च के महीने में जब रिजल्ट आया तो यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, जो वेटिंग बनाया था इन्होंने 35,000 कैंडिडेट का वेटिंग बनाया था। सोचने वाली बात है, 35,000 वैकेंसी एनएम की कितनी थी, 7,112 वैकेंसी। ये एनएम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 7,112 वैकेंसी में 35,000 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट तैयार किया गया था। आप सोच लीजिए, अब सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा बन जाता है कि इतना ज़्यादा एनएचएम क्यों वेटिंग तैयार किया था, किस लिए? तो देखिए एनएचएम इस चीज़ को भली भांति जानती है कि ये वैकेंसी जो हम दे रहे हैं ये संविदा पे है। अब जैसे कि ये वैकेंसी संविदा पे है, उसको पता है कि संविदा पे है तो बहुत से लोग
ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जब आपकी वैकेंसी आती है, जब आपके फॉर्म फिलअप होते हैं, जब आपकी वैकेंसी आती है और जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो इन यहाँ से लेके यहाँ तक जो लगभग 5-6 महीने का गैप हो जाता है। ठीक है, 5-6 महीने का गैप हो जाता है। तो इस 5-6 महीने में ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि उनको ऑलरेडी इस संविदा से अच्छी जॉब मिल जाती है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा वेटिंग तैयार करके रखती है। ठीक है, जैसे कि अभी फार्मासिस्ट वाला कोई कैंडिडेट है, ठीक है, इन्होंने कोई अपना बिजनेस ही डाल रखा है या मेडिकल स्टोर ही डाल रखा है, अगर इनको इस जो है ना सैलरी दे रही है 18,000 19,000, इससे अच्छा इनको इस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है अपने दुकान में, तो ये क्यों ज्वाइन करेंगे? ये नहीं ज्वाइन करेंगे ना, ये छोड़ देंगे। इसलिए एनएचएम ऐसा करती है, वेटिंग बना के रखती है। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी यही बनती है, आप लोगों को 4 से 5 गुना का वेटिंग तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि वैकेंसी एएनएम की मैं बात कर रहा हूँ, एएनएम की अगर वैकेंसी कितना है 5,689 प्लस वैकेंसी निकल के आई है एएनएम की। ठीक है, इतनी वैकेंसी आई है, तो ये आप अनुमान लगा लीजिए, आपको 20 से 22,000 वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा, 22,000 तक वेटिंग बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 से 40-45 नंबर वालों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, 30 से 40-45 नंबर वालों का अगर कट ऑफ से थोड़ा बहुत कम नंबर है तो इनको वेटिंग में डाल दिया जाएगा। ठीक है, वेटिंग में डाल दिया जाएगा। अब इस 5,689 वैकेंसी निकल के आई है, इनमें से जैसे ही कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है, जो खाली पोस्ट बन रही है, तो ये वेटिंग से उनको उठा के जैसे नंबर रहेगा उसी के आधार पे यहाँ डाल देंगे। चीज़ें समझ में आपको आ रही नहीं आ रही हैं? ऐसे इसी प्रकार आपके फार्मासिस्ट के भी बनेंगे, इसी प्रकार आपके लैब टेक्नीशियन वालों को भी वेटिंग बनाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे निराश नहीं होना है, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें, और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस अभी जो दे रहा है एनएचएम बोला है भरने का, तो वो भी आप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका कम नंबर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब वेटिंग लिस्ट तैयार होगा तो चांसेस है आपके सिलेक्शन के। ठीक है, अब ये आपके प्रश्न का जवाब तो मिल गया होगा। अब दूसरा चीज़, वेटिंग कितना गुना बनेगा रिजल्ट में, ये तो हमने बता ही दिया, 5 गुना 4 गुना चांसेस है। और इस बात देखिए, जब आपके रिजल्ट आएंगे उस बार 2018 में जो एएनएम की रिजल्ट मैं बात कर रहा हूँ 2018 में, और ऐसा कहता ही आया है एनएचएम, सैम्स जब पेपर करवाती थी वो डायरेक्ट आपका रैंक बताती थी। ठीक है, रैंक बताती थी, रैंक देता था। ठीक है, रैंक देने के बाद आपको लिखता था शॉर्ट लिस्टेड डीवी, शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी, ऐसे करके देता था। इस बार भी यही पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुआ है तो मैक्सिमम चांस है कि इस बार आपका स्कोर कार्ड दिखाए, क्योंकि ऑनलाइन जो पेपर लिए टीसीएस लिए है, तो इस टीसीएस के पास पूरे डेटा, आपके जितने भी डेटा हैं एक एक कैंडिडेट के सभी डेटा इनके पास है। तो ये चीज़ें आपको ये भी दिखा सकते हैं कि आपके 45 क्वेश्चन सही हुए हैं, 45 नंबर आपके आए हैं, और नॉर्मलाइजेशन आपके 5 नंबर मिले हैं। तो टोटल मिलाकर अभी कितना मार्क हो गया आपका, 50 नंबर हो गया। ये भी ऐसा स्कोर कार्ड दे सकते हैं ये लोग, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुए कई शिफ्टों में हुए हैं। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते। और एक इम्पॉर्टेंट वाली बात ये हो जाती है, क्या एनएचएम संविदा कर्मी से ज़्यादा काम लेती है? देखिए, आप चाहे जो भी काम करेंगे, आप किसी को भी सैलरी देते हैं, जैसे कि आप एक मेडिकल स्टोर, बहुत अच्छे फार्मासिस्ट की एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, मेडिकल स्टोर डाले हैं, आप किसी को रखे हैं, ठीक है, 10,000 पेमेंट पे, तो उससे काम नहीं लेंगे, उससे काम लेंगे तो भी तो आप पैसा देंगे ना। तो एनएचएम भी काम लेती है, लेकिन इतना हार्ड वर्क नहीं रहता कि आप नहीं कर पाएंगे। एएनएम वालों के लिए तो बहुत ईजी ही काम रहती है, बस उनको इंजेक्शन वगैरह, टीकाकरण वगैरह करना होता है गाँव में जाके, वो भी वो अकेली नहीं रहती हैं, उनके साथ आशाएँ जो रहती हैं वो रहती हैं। ठीक है, आशाएँ खुद जाके बुला के कलेक्ट करके आएंगे लोगों के, बस एएनएम वालों को इंजेक्शन देना होता है। उनको साइट पे तुरंत मिल भी जाता है, दवा भी लेके नहीं जाना पड़ता है, ऑलरेडी कोई लगा रहता है, दवा ववा पहुंचा देगा, बस उनको इंजेक्शन लगाना होता है बस। तो काम ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी प्रकार फार्मासिस्ट वालों को भी सीएससी वगैरह में डाल देते हैं, तो उसी हॉस्पिटल में ही काम करना होता है, काम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, बाकी आप लोग का सिलेक्शन होता है तो प्लीज़, बेरोजगार से अच्छा है कुछ ना कुछ जरूर मिल ही जाए, जो मिल रहा है उसी को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, हंसी खुशी, और ख़राब जॉब नहीं है, जबकि जब इसमें आपकी परमानेंट हो जाएंगे तब आपको मज़ा आने लगेगा, 35,000 जब सैलरी मिलने लगेगी तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यही एक अपडेट था, और भी कोई, हमने पूरी कोशिश की है आपको सभी डाउट क्लियर करने का। अगर अब भी कुछ बच रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा,
वो चीज़ें भी हम आपको बता देंगे। अब आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।